नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो समय हो चला है दिन भर का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। झारखंड में शुक्रवार को चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार हुआ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य भवन में 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें जेएमएम के 5 और कांग्रेस के 3 विधायक शामिल थे। हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को भी मंत्री बनाया गया। बता दें कि हेमंत की भाभी सीता सोरेन के नाम पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाई। आपको यह भी बता दें कि 8 में से 6 मंत्री पहले से ही हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री थे। वहीं आपको बता दें कि कौन कौन से लोग जिन्हें चंपई सोरेन में जगह मिली है। बसंत सोरेन, दीपक पिरहुआ, मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी, रमेश्वर हिफिजुल हसन, तो ये वो नाम है जो चंपई सोरेन में मंत्री कैबिनेट बने हैं। दीपक बिरहुआ, मिथिलेश ठाकुर, ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो कैबिनेट में चंपई सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बने हैं। अगला नाम है बेबी देवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा में 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजनाओं का और एम्स रेवाड़ी का भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि आज एम्स का शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण भी हम ही करेंगे। इससे आपको बेहतर इलाज भी मिलेगा और युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, मैं ऐसी अनेक गारंटियां गिना सकता हूं जो देशवासियों के आशीर्वाद से पूरी हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। तो नीति भी तो वही होगी जिसमें लूट है, भ्रष्टाचार है, बर्बादी है। साथियों, कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है, ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। कांग्रेस की हर साजिश के सामने जनता जनार्दन ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जितना ज्यादा कांग्रेस साजिशें करती है, उतना ही ज्यादा
जनता मुझे मजबूत करती है, अपना आशीर्वाद देती है। इस बार भी कांग्रेस ने मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए हैं, लेकिन मेरे देश की जनता का सुरक्षा कवच, और जब जनता का सुरक्षा कवच होता है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद होते हैं, माताएं बहनें ढाल बनकर के खड़ी होती हैं, तो संकटों से पार भी निकलते हैं और देश को आगे भी बढ़ाते हैं। आप सबके आशीर्वाद से हिंदुस्तान के कोने कोने में जो मैं अनुभव कर रहा हूं, इसलिए लोग कह रहे हैं एनडीए सरकार 400 पार। एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। साथियों, एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस, हरियाणा में वही हाल है, आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। सीजीआई डॉक्टर डीवाइन चंद्रचूड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां सीजीआई चंद्रचूड़ ने विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान आईएमए सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर वरिष्ठ अतिथि के रूप में वहां पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित कर समारोह में उपलब्ध सभी को धन्यवाद दिया। आज उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन को स्थापित करने में कुछ सफलता प्राप्त की। सुशासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ बगैर बार और बेंच के सहयोग से नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और मैं इस बात के लिए उत्तर प्रदेश के बार को भी और बेंच को भी इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद भी दूंगा, उनका आभार भी व्यक्त करूंगा। उत्तर प्रदेश के सुशासन के इस मॉडल को स्थापित करने के लिए उनका सकारात्मक सहयोग प्रदेश को हमेशा प्राप्त हुआ है, उसी का परिणाम है। मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, न केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बल्कि मैंने पहले भी कहा कि सुशासन की पहली शर्त वह रूल ऑफ लॉ है, और यह तभी संभव हो सकता है जब उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। राज्य सरकार इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, क्योंकि मेरे पास जब भी न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, हम अपने अधिकारियों से भी कहते हैं कि देखो, एक कॉमन मैन का विश्वास न्यायिक जगत से बना है, हमें उस विश्वास को बरकरार रखने में अपना योगदान देना चाहिए। लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के इन स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छी और उतना सकारात्मक सहयोग हमें करना, हमें उस विश्वास को बरकरार रखने में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि अगर लोकतंत्र में जनता का विश्वास डगमगाया तो फिर उसको सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगेगी। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें भारत के लोकतंत्र के इन स्तंभों को और मजबूती प्रदान करनी चाहिए। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छी और उतना सकारात्मक सहयोग हमें करना चाहिए। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि चाहे वह यहां पे उच्च न्यायालयों का हो
जनपदीय इंटीग्रेटेड न्यायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के कार्यक्रम का हो या फिर अन्य बाहर से जुड़े हुए उन सभी समस्याओं के समाधान का हो। हम उन लोगों से कहते हैं कि देखो, लोकतंत्र में हमें डायलॉग के महत्व को समझना होगा। आपकी कोई बात हो तो सीधे पहले एक बार अपनी बात को शासन तक पहुंचा दीजिए। उसके लिए अनेक माध्यम है। आप उन तक किसी भी माध्यम से हमारे पास वो बात पहुंचती है तो उसका हम सकारात्मक रूप से उसका समाधान निकालेंगे और उसको हम समाधान तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सरकार के पास पहुंचने का मतलब फिर समस्या नहीं रहनी चाहिए और समाधान में बदलनी चाहिए और समाधान का रास्ता में हर हाल में निकालना और समाधान के उस मार्ग को निकालने के लिए सरकार जब आगे बढ़ती है तो अवश्य उसका कोई निष्कर्ष भी अवश्य निकलता है। तो फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया। तो वहीं इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित रहे, जिसमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च पोस्ट में हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक नाइट प्रस्तुति भी दिखाई गई, तो जो इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। कमांडर के निरीक्षण को निमंत्रण को स्वीकार करते दिल्ली पुलिस ने जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जितनी भी योगदान दी है और देश के पुलिसिंग के लिए उदाहरण बना है, इसके लिए हम आपको बधाई और शुभकामना देते हैं। दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अपनी भूमिका उच्चतम प्रोफेशनल मानकों के अनुरूप निभाई। इस सफलता से पूरी दिल्ली पुलिस में एक नए आत्मविश्वास का संचालन हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन ने कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की भावना को एक नए आयाम तक पहुंचाया। तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बरेली शरीफ के मौलाना शाहबुद्दीन ने जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का इतना बड़ा समर्थन मिलने के बाद भी सपा के किसी भी मुस्लिम नेता को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया। पत्र में उन्होंने साफ कहा है कि कम से कम 2 सीटें मुसलमानों को मिलनी चाहिए थी। अखिलेश यादव जी ने अभी 3 राज्यसभा के लिए नाम पेश किए हैं, उन्होंने नामांकन कराया है। ये तीनों गैर मुस्लिम हैं, जबकि 2022 में मुसलमानों ने उनकी इज्जत रखी और 98% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और पूरे देश में उनका सर ऊंचा किया। मगर उन्होंने मुसलमानों को नजरअंदाज करके किसी मुस्लिम चेहरा को पेश करने के बजाय उन्होंने तीनों गैर मुस्लिम नाम दिए, जबकि इस बार मुसलमानों का हक बनता है कि 2 लोकसभा के नाम मुसलमान होना चाहिए, नाम मुसलमानों का नाम पेश करना चाहिए। मगर उन्होंने न करके एकतरफा उन्होंने फैसला किया और साथ ही साथ उनकी कम सीट देने की वजह से जयंत चौधरी भाजपा में चले गए। और ऐसे ही नेशनल पार्टी कांग्रेस है, जिसकी देश में कई राज्यों में उसकी हुकूमतें हैं, इसके बावजूद भी वो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है वो किसी न किसी तरीके से वो टूट जाए। वो गठबंधन का धर्म नहीं निभाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो चोर दरवाजे से भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा की गवर्नमेंट दोबारा वो बनवाना चाहते हैं और भाजपा की सीटें 80 की 80 सीटें वो उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं।
तो वहीं भारत बंद करने को लेकर शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में किसानों का भारी प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि आज किसान भारी संख्या में सड़क पर उतर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों ने भारी आक्रोश देखने को मिला। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इस प्रदर्शन में महिलाओं भी कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रदर्शन में शामिल हुई। तो वहीं अल्फाबन बोर्ड गोल चक्कर पर भारी चौक पर पैदल मार्च किसानों के द्वारा किया गया, जिसमें प्रशासन द्वारा भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। खबर उन्नाव से है, जहां जनपद में मोरवा थाना क्षेत्र के मोंदिन गांव का रहने वाला एक सरफा कारोबारी देर शाम दुकान को बंद कर वापस घर लौट रहा था। इस दौरान सेंट्रो कार सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उसे रोकने के बाद तमंचे से उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। उसके बाद उसके पास से मौजूद सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गया, जिसका इलाज अभी लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं आईजी रेफर कर दिया गया है। साथ ही एसपी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस ने यह दावा किया है कि घटना में शामिल अपराधियों का खुलासा जल्द से जल्द किया जाएगा। खबर दिल्ली से है, जहां भारतीय युवा कांग्रेस आज केंद्र सरकार के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को सील किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी के ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री आग बबूला हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 2 आरोपियों को 4 टाइमर बम के साथ गिरफ्तार किया गया। तो वहीं यूपी एसटीएफ की ओर से ये खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 देसी टाइमर बम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब जांच शुरू कर दी है। फिलहाल टाइमर बम को किस उद्देश्य से लाया गया था, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। तो वहीं भारतीय विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे ऑलराउंडर क्रिकेटर युवराज सिंह के घर पर 75,000 रुपए की नकद और जेवरात चोरी करने का एक मामला सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें कि यह घटना 6 महीने पुरानी बताई जा रही है, लेकिन अब जाकर मामला दर्ज कराया गया। साथ ही यह भी बता दें कि युवराज सिंह की मां ने अपने ही घर के नौकर और नौकरानी पर चोरी का यह शक जताया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर बाहरी दिल्ली नरेला से है, जहां बैंक के बाहर 3 युवकों ने एक व्यापारी से 81 लाख रुपए की लूट कर चंपत हो गए। बता दें कि व्यापारी बैंक के बाहर निकलकर रुपए लेकर स्कूटी से निकला ही था, तभी एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने हवाई फायरिंग करी और उसे जमीन पर गिराकर 81 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। फिलहाल नरेला थाना पुलिस इस मामले में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां फतेहगंज अलबाड़ा आगरा जाने वाले रास्ते के बीच बने रेलवे फाटक को बंद किए जाने के बाद आने जाने के रास्ते के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को मनाने में जुटी हुई है। तो वहीं यूपी पुलिस की परीक्षा शनिवार रविवार को होनी है और इससे करीब 50 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। मगर इससे पहले गाजीपुर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि सभी पेपर आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं आरोपियों ने बताया कि लोगों के एग्जाम के पास कराने के लिए कैंडिडेट से 8 लाख रुपए लिए थे। बता दें कि आरोपियों ने बताया कि पेपर आउट करने के लिए
हमने लोगों से एग्ज़ाम सेंटर पर सेटिंग की हुई थी। प्लानिंग के मुताबिक हम लोगों को एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले पेपर मिल जाता था। इसके बाद हम लोग अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पर ये पेपर भेज देते थे। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 6 लाख रुपए और डॉक्यूमेंट्स को बरामद किया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।